रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल, और आप सुन रहे हैं अपना हफ्तावार फेवरेट पसंदीदा मन पसंद आए हुए ये है रोशनी का कारवां। सलीमा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्क्वायर पीस ऑफ स्टोन कैन नॉट रिमेन लाइंग ऑन द स्ट्रीट। वाह, क्या बात है। यानी पत्थर का चौकोर टुकड़ा कभी सड़क पर पड़ा नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह जो इंसान अपने किरदार का चौतरफा विकास करता है, उसे कभी निराशा या नाउम्मीदी से दो चार नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, अपने किरदार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम, आप, हम सब, यही हमारा होना चाहिए लक्ष्य। आज हमारे एक ऐसे ही मेहमान हैं, दिनेश कौशल। दिनेश जी ने 8 साल की उम्र में ग्लोकोमा की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन जनाब इन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और इन दिनों दिनेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उनकी इस कामयाबी, उनकी जिंदगी की जद्दोजहद, इन सब चीजों पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। दिनेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि दृष्टिहीन होने के बावजूद आप ये काम कैसे करते हैं। जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि कंप्यूटर पे उसको डालने के बाद कंप्यूटर बोलना शुरू करता है, उससे हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं उनको। तो उसी की मदद से, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं उसके लिए इंटरनेट पे जो भी होता है, इंटरनेट पे भी हम स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से पढ़ सकते हैं। दिनेश, आप ये बताइए कि ये सॉफ्टवेयर का जो मसला है, इसमें आपका दिलचस्पी कब से हुआ और कैसे हुआ? मैं 11वीं क्लास में था जब मेरे को पता चला कि ऐसी मशीन्स आती हैं जो स्कैन करके पढ़ देती हैं किताबें। फिर मैंने उनको लिखा, जो डीलर हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर आप आ जाओ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें स्पेशल डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक सॉफ्टवेयर आता है जो आप किसी भी कंप्यूटर पर डालो और आप सुन सकते हो। फिर मैंने वहीं पर NAB में ट्रेनिंग किया, फिर उनके बाद से चालू है। तो आपका इस प्रोफेशन के लिए आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है और ये क्वालिफिकेशंस आपने कहाँ से प्राप्त किया? मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया है। प्रोग्रामिंग लोग बिना किसी डिग्री के भी करना शुरू कर लेते हैं और अच्छे प्रोग्रामर्स भी होते हैं, लेकिन मैंने पहले 12वीं की, जो कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में किया। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट था मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में, तो मैं कॉमर्स में चला गया ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन के बाद मेरे को मैंने फिर कंप्यूटर्स में मास्टर्स किया। आपने मैथमेटिक्स का जिक्र किया। अक्सर माना जाता है कि दृष्टिहीन लोग मैथ्स कर नहीं पाते, तो आपने ये कैसे मैनेज किया? मैथ्स करने के लिए एड्स एंड अप्लायंसेस की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना किसी भी माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कई लोग रीडिंग करते हैं ह्यूमन रीडर्स की हेल्प से, वो लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही हम मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। और उसमें जो समस्याएं आती हैं वो मुख्यतः उसमें ग्राफ्स को लेकर आती हैं। उसमें भी अगर आप किसी तरीके से, जैसे वेलक्रो बोर्ड के ऊपर लगाकर, कोई वुलन थ्रेड या कुछ भी लगाकर अगर आपको कोई समझा देता है, जैसे मेरे डैड ने मेरे को समझाया था, पेपर के ऊपर उन्होंने एक व्हील से ड्रॉ करके समझाया था कि ये डायग्राम है ऐसे। तो मेरे को इंटरेस्ट तो वैसे बचपन से ही था मैथ्स में, बस मेरे को तब वो नहीं मिलते थे, साधन नहीं मिलते थे या कोई मेथड नहीं मिलता था। फिर मैंने डिटर्मिन कर लिया कि अब कंप्यूटर आ गया है, तो एक तरह का ये हो गया कि कंप्यूटर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विश्वास आ गया। लेकिन ये बिना कंप्यूटर के भी हो सकता है। आपसे बात करने से हमें ये लगता है कि आपका रुझान जो है गणित, कंप्यूटर साइंस और विज्ञान की तरफ है, पर हम ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपका कुछ और भी शौक है? बुक पढ़ना पसंद है मेरे को, और बुक्स में भी मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बुक्स पढ़ने में, कंप्यूटर्स के ऊपर तो पढ़ते रहते हैं, ये तो अपना काम के लिए होता है। और जिसमें भी जो भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई नई इंसाइट, कुछ नई बात हो और कुछ इंटरेस्टिंग बात हो, वो पढ़ने में इंटरेस्ट है। और खेलने में भी है, अगर मौका मिले तो कभी कभी खेलता भी हूँ। आपने खेल के बारे में जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो बचपन में है, जब आपका दृष्टि कमज़ोर हो रहा था, तो आप अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ किस प्रकार के खेल खेलते थे? और अगर कोई रोचक वाक्य आपको याद हो तो हमारे साथ बांटिए। जैसे कभी हम लोग भागने का खेल रहे हैं तो सब लोग
आवाज़ लगाते थे कि हम यहाँ हैं, और फिर मैं उनको जाके पकड़ता था। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी हुई कि एक बार किसी को मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी पैरों की और मैंने कहा कोई है, और मैं पकड़ने भागा और वो एक आंटी थी। तो मेरे को बड़ा उसमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। जब ब्लाइंड स्कूल में भी था मैं BRA में, वहाँ पर भी क्रिकेट खेलते थे। अब तो कम है, लेकिन अपने आप में ही आपस में 1-2 लोग मिलके कभी कभी फुटबॉल या ऐसे खेल लेते हैं खेल। चलिए अभी हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आप फिल्म्स देखते हैं? हाँ जी। और फिल्म्स एक विजुअल माध्यम है, तो ये आप किस प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं? ज़्यादातर तो एक डेवलप हो जाता है कि जैसे हम लोग जब मूवी देख रहे हैं तो कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कोई। और अगर कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसमें ज़्यादा विजुअल्स होते हैं तो फिर कोई ना कोई जो साथ में अगर किसी के साथ जाते हैं तो तब उनसे समझ लेते हैं, उनको तंग करने में मज़ा आता है। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो एक गाना सुन लेते हैं। तो दिनेश, आपका पसंद का कोई गाना? मेरे जहन में एक गाना है, गूंजी सी है सारी फिजा। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं, सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं। साज़े दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV एड्स से बचने के लिए हमेशा HIV टेस्टेड ब्लड का प्रयोग करें, नई सिरिंजेस का उपयोग करें और सदैव कंडोम का प्रयोग यौन संबंध के दौरान में बनाएं। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। तो ये बढ़िया सा गाने के बाद एक फिलोसॉफिक क्वेश्चन। हम बात करते हैं रिश्तों का। अक्सर देखा गया है कि दृष्टिहीन लोग दृष्टिहीन लोगों के साथ ही रिश्ता बनाते हैं। तो इस विषय पे आपका विचार क्या है? मेरा एक्सपीरियंस यह है कि रिलेशनशिप में दृष्टिहीन होना या ना होना मायने नहीं रखता। दृष्टिहीन दोनों अगर हैं तो एक दूसरे के बातों को समझ सकते हैं, पर वो ही मेन बात नहीं है, क्योंकि दृष्टिहीन होने या ना होने से उसकी समझ पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है लाइफ में एक पार्टनर के लिए या किसी भी रिलेशन के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की समझ रखना, उसकी क्या फीलिंग्स हैं उसके बारे में जानना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि विजुअली इम्पेयर्ड या नॉन विजुअली इम्पेयर्ड। दिनेश, चलते चलते एक रैपिड फायर सेक्शन। हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे और इसका आप एक शब्द में आंसर देंगे। ओके। आपका प्रिय शहर? दिल्ली। आपका प्रिय खेल? क्रिकेट। प्रिय खाना? राजमा चावल। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रीति जिंटा। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत खूब, बहुत खूब दिनेश, आपने बहुत ही जल्दी आंसर्स दिए और आपसे बात करने में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब में, चाहे वो बहुत ही साधारण आदमी हो, बहुत ही ओवर क्वालिफाइड आदमी हो, दृष्टिहीन हो, जिस्मानी तौर पे मजबूर हो या जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी कम से कम ऐसी होती है जो एक नया प्रकाश फेंकती है। बिल्कुल ठीक कहा हर्षद तुमने। और ऐसे ही एक शख्स हैं केन्या के हेनरी वानयोइके, जो कि एक ब्लाइंड एथलीट हैं, यानी कि दृष्टिहीन धावक हैं। और उनकी इस काबिल तारीफ एबिलिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले। हेनरी वानयोइके मजबूत इरादों वाले एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। 10 मई 1974 को जन्मे हेनरी ने 12 वर्ष की आयु में ही
एथलीट के तौर पर प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया था। पर 1995 में हुए एक हादसे के कारण उनकी आंखों की रोशनी छिन गई। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक जर्मन काउंसलर की सलाह पर उन्होंने दौड़ने के लिए एक गाइड रख लिया। 1999 में उन्होंने अपने स्कूल की ओर से दौड़कर एक एथलीट के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई मैराथन्स और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में भाग लिया। सन 2000 में आयोजित हुए सिडनी पैरालंपिक्स में हेनरी ने 5000 मीटर की दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद से कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भाग लिया, जहां उन्होंने पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड कायम किए। साथ ही ढेरों स्वर्ण पदक भी जीते। हेनरी एक सम्मानित फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था अफ्रीका और अन्य विकसित देशों में असमर्थता के प्रति जागरूकता फैलाती है। यार पे कुर्बान है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी, इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती, याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बान है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी। और दोस्तों, अब इस वक्त मौजूद हैं मंजुला गुलाटी, जो कि एशियन ब्लाइंड यूनियन विमेन कमेटी की चेयरपर्सन हैं। साथ ही इनका ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड यानी AICB न्यू दिल्ली से भी काफी लगाव है, उससे जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, और मंजुला दिल्ली के एक मेन स्ट्रीम स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की टीचर हैं। और जैसा कि अर्शद ने अभी आपको बताया कि दृष्टिहीन महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ये बराबर ही काम करती रही हैं। तो भाई आइए सुनते हैं, गुनीत सेठी बात कर रही हैं मंजुला से इन्हीं मुद्दों पर। मंजुला जी, हमारा समाज एक विजुअली इम्पेयर्ड महिला को एक बोझ की तरह ना देखे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये अपना जो हमारी धारणा है वो धारणा बदलने की ज़रूरत है। नंबर 2, सरकार जो है अपने स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। जैसे स्कूल की सिलेबस है, उस सिलेबस में कुछ इस तरह के चैप्टर्स हों जिससे ये पता चले कि दृष्टिबाधित लड़कियां भी समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, वो बोझ नहीं है। तीसरी चीज़, जो NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो सकते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग कॉल करके किए जा सकते हैं। जैसे हमारी सामान्य लड़की की उम्मीदें होती हैं, अरमान होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसी तरह से इसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, इसके भी कुछ अरमान हैं। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में सबसे पहला कदम होगा शिक्षा। जी, तो आप एक दृष्टिबाधित लड़की के पेरेंट्स को उसकी शिक्षा के बारे में क्या सलाह देंगी? वर्तमान स्थिति यह है कि दृष्टिबाधित लड़कियों की संस्थाएं बड़े बड़े शहरों में है, जो कि घरों से बहुत दूर है। हालांकि डिसेबिलिटी एक्ट के चलते कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को ये चिंता होती है, हम अपनी लड़की को अपने से दूर कैसे रखें, वहाँ इसकी देखभाल कौन करेगा, और दूसरा, लड़की हमारी क्या वहां पर सुरक्षित होगी? और फिर समाज का भय कि समाज कहेगा अपनी एक दृष्टिबाधित एक ही तो लड़की है, इसको नहीं खिला सकते क्या? और आज बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स को समझ में आनी होगी कि अगर हम लड़की को पढ़ा देते हैं तो कल को ये हमारे लिए लायबिलिटी ना होकर एसेट बन सकती है। आगे बढ़ने से पहले मंजुला जी, आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे। एक फिल्म आई थी ना, आपको याद होगा, श्री 420,
उसका एक गाना था, ओ रमैया वत्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्ता भैया रमैया वस्ता भैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV पॉजिटिव होने के बाद भी स्वस्थ एवं सहज जीवन जिया जा सकता है, सही दवाइयों के आधार पे, सही जानकारी के आधार पे। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। मंजुला जी, कई दृष्टिबाधित महिलाएं जब मेन स्ट्रीम में कदम रखती हैं तो वे एक मानसिक तनाव से गुजरती हैं। इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी ज्यादातर लड़कियां स्पेशल स्कूल में पढ़ती हैं। हमारा समाज के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस तरह की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आत्मविश्वास का अभाव होता है, और दूसरा एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। अब करें क्या? उन स्कूल्स में उनके सामान्य बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहिए उन बच्चों को, और कुछ ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी होने चाहिए स्कूल टाइम के बाद जो कि सामान्य लड़कियों के साथ हों, या एक पर्टिकुलर पढ़ाई के बाद 5वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास के बाद सामान्य लड़कियों के साथ उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए ताकि समाज में एक इंटरेक्शन हो। अच्छा, अब जो लोग बाद में दृष्टिबाधित होते हैं उनको ये चाहिए कि वो दृष्टिबाधितों की संस्थाओं में ट्रेनिंग ले ताकि जो कॉन्फिडेंस वो लूज किए हैं वो कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप करें। और दूसरा, समाज की ओर से भी एफर्ट होना होगा कि हम इनको अलग नहीं समझे, ये भी हमारी तरह ही है, जैसे हम लोग देख पाते हैं वैसे देख नहीं पाते हैं, दैट्स ऑल। और जो आप कह रही हैं ना सिद्ध करने की बात, देखिए वो सिद्ध करना तो समाज का जो भी वर्नरेबल सेक्शन होगा सोसाइटी का, उसे हमेशा सिद्ध करना पड़ता है। इस चीज को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाएगा। मंजुला जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिसेज वगैरह में एक दृष्टिबाधित महिला ईव टीजिंग या जनरल हैरेसमेंट से अपना बचाव कैसे कर सकती है? यदि हमारे पास बैठा हुआ कोई भी पुरुष हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमें उसको बोल देना चाहिए पहले आराम से। यदि वो नहीं मानता है तो हमें बोल देना चाहिए कि आप इस सीट से खड़े हो जाइए, कोई और महिला को अपने साथ बिठा लेना चाहिए। फिर भी नहीं मानता है तो आप इंसिस्ट कीजिए, बस में और लोग बैठे हुए हैं, ताकि वो उसके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर बने। यदि तब भी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं तो ड्राइवर पर दबाव डालें कि सीधा पुलिस स्टेशन चलिए, और यदि हमारे पास मोबाइल है तो हम 100 नंबर पे घुमा दीजिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रास्ते का अंदाजा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं तो ये कहूँगी कि हर दृष्टिबाधित लड़की को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ यदि मान लीजिए कोई हमें रोड क्रॉस करवा रहा है तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि आप मुझे नहीं पकड़िए, मैं आपको पकड़ती हूँ। जहाँ पर महिलाएं नौकरी करती हैं वहाँ पर और महिलाएं काम कर रही हैं ऑफिसेज में, उन महिलाओं के साथ अपना एक इतना अच्छा रैपो बना के चले कि अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो वो उन महिलाओं से सोशल सपोर्ट ले सके। आखिर में मंजुला जी, दृष्टिहीनता के कारण आपके सामने जो समस्याएं आती हैं, आप उनका हल कैसे निकालती हैं? मैं अपना घर का सारा काम, कुकिंग, वॉशिंग सब खुद कर लेती हूँ। शॉपिंग की जहाँ तक बात है, शॉपिंग यूजुअली मेरी अपनी फिक्स रेट की दुकानें हैं, क्योंकि हमेशा जाते हैं तो कस्टमर्स के साथ दुकानदार जर्नली धोखा नहीं करते हैं, कई बार कर भी देते हैं, तो धोखा तो हम लोग भी खाते हैं, हमने 2-4 बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोबिलिटी का जहाँ तक सवाल है,
मोबिलिटी में मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं मोस्टली अकेली ट्रेवल करती हूँ। हाँ, डिसेबिलिटी के चलते तो परेशानियां हैं, मेरे को भी बहुत जगह पर अदर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये भैया उनकी प्रॉब्लम्स है, ये मेरी प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं। समाज में आपको 2 लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो 10 लोग स्वीकार भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मिस्टर नरेश यादव जो एपिसोड नंबर 4 में हमारे साथ थे, और उन्होंने HIV एड्स पर हमें बहुत सी इम्पोर्टेंट, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। सही याद दिलाया आपने। पिछले 5 सालों से भी ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश में HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज फिर वो हमारे साथ हैं इन्हीं मुद्दों पर और ज्यादा जानकारियां लेकर। HIV के फैलाव के 4 कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पहले से HIV का संक्रमण हो, उसके साथ में असुरक्षित यौन संबंध हुआ हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि HIV संक्रमित रक्त अगर किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया गया हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि HIV संक्रमित सुइयों का साझेदारी में प्रयोग हुआ हो। और चौथा कारण ये हो सकता है कि माँ HIV पॉजिटिव हो और उससे जो शिशु पैदा हो रहा है तो उसको जो है HIV का संक्रमण हो सकता है। HIV एड्स से बचने के लिए हम सुनने वालों को यही सुझाव देंगे कि हमेशा वो HIV टेस्टेड ब्लड का प्रयोग करें, हमेशा वो नई सिरिंजेस का उपयोग करें और सदैव कंडोम का प्रयोग यौन संबंध के दौरान में बनाएं। अगर माँ पॉजिटिव है और वो गर्भ धारण कर रही है तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इस तरह की दवाइयाँ सरकार की तरफ से उपलब्ध है कि गर्भ धारण के बाद जब वो लेबर रूम में जाती है तो उस समय वो उन दवाइयों का उपयोग करे तो वो सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सकती है। 99% बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। ये एक भ्रामक जानकारी का जो फैलाव हो गया है उसकी वजह से लोगों की एक अपनी सोच है। साथ बैठने से, साथ काम करने से, साथ में खाना खाने से, एक बाथरूम का प्रयोग करने से, एक घर में रहने से, बच्चे को चूमने से, इन किसी भी तरीकों से HIV का फैलाव नहीं होता है। जब HIV नाम का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे जो शरीर में रोग से लड़ने वाली जो क्षमता होती है, जिसको हम लोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये वायरस उस प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम करता है, जिसकी वजह से बहुत से अवसरवादी संक्रमण हमारे शरीर में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना खान पान को ठीक रखेंगे, अगर हम अपने सिस्टम को हाइजीनिक रखेंगे, अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो इस तरह की बहुत सी संभावनाओं को हम लोग रोक सकते हैं। 90% बीमारियां जो है अशुद्ध जल की वजह से होती हैं। तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वो सदैव उबले हुए पानी का प्रयोग करे, तो वो 90% बीमारियों से वो बच सकता है। निश्चित रूप से HIV एड्स के साथ में जीने वाले लोग आम जिंदगी बिता सकते हैं, बशर्ते वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वो अपने खान पान के ऊपर ध्यान दें और जो उनका दैनिक जीवन है उस दैनिक जीवन को वो संयमित तरीके से जिए। तो HIV एड्स के साथ जी रहे किसी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सलीमा, आप कैसे महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने पूछा। आपको मेरी शक्ल से भी पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे सुनने वाले बड़े ही जोश के साथ हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं जनाब, और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जनाब, और आगे भी लेते रहेंगे जनाब। इसलिए उन्हें सही जवाब देने पर इनाम जीतने का हक है। राइट? ठीक है भाई, तो हम आज एपिसोड नंबर 2 में पूछे गए सवाल का जवाब और उसके विनर का नाम अनाउंस करेंगे। हमारे एपिसोड नंबर 2 के सवाल का जवाब था जी, बताइए बताइए। कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, इस गीत के संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? ये था हमारा सवाल। और इसका सही जवाब है रविंद्र जैन। बहुत सही, लेकिन रुक क्यों गए? तंग ना करो, ये भी तो बताओ कि लकी विनर कौन है जिन्होंने सही जवाब भेजा है। भाई बात ये है कि आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, लकी विनर का नाम अनाउंस करने के लिए हम आवाज देंगे गुनीत सेठी को। जी 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 अर्शद भाई, मैं आ गई। So here we go friends once again.
एपिसोड नंबर 2 के लिए हमारे सुनने वालों ने बहुत से जवाब भेजे, लेकिन अफसोस कि सही जवाब हमें नहीं मिला। इसीलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 के कोई विजेता नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर में दर्शाया गया था और इस फिल्म का म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिया था। इस फिल्म के म्यूजिक की सफलता के बाद रविंद्र जैन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम मिला। दोस्तों, रविंद्र जैन वाज बोर्न ब्लाइंड, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता अपने काम के आड़े नहीं आने दी। तो अब वक्त है एपिसोड 8 के सवाल का, और वो सवाल है, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान सफेद छड़ी लेकर चल रहा हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, वो इंसान पूरी तरह से दृष्टिहीन होगा, या ऑप्शन बी, वो इंसान या तो पूरी तरह से या फिर अल्प दृष्टिहीन होगा, यानी कि पार्शियली ब्लाइंड होगा। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। If a person is walking with a white cane in his or her hand, that signifies A, the person may be totally blind, or B, the person may be either totally blind or partially blind. सही जवाब भेजने वालों में से किसी एक को मिलेगा एक बहुत ही आकर्षक तोहफा। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329, और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। अरशद इकबाल और सलीमा रजा को एक बार फिर से इजाजत दें। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी हम दोनों की आपसे, एक नई रोशनी के साथ, एक नए कारवां के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी